एपिसोड 581 टू 590। अध्याय 581। विदाई का स्थान। बेबीलोन के टावर की 9वीं मंजिल को विदाई की मंजिल कहा जाता था। इस नाम का कारण ये था कि जब टावर खुला था तो यह मंजिल टावर को चुनौती देने वाले अधिकांश खिलाड़ियों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। ये वह तल था जिससे कई लोग नफरत करते थे, खासकर अगर वे दो या दो से अधिक के समूह में टावर पर आते थे। कारण, इस तल की परीक्षा में प्रत्येक समूह को आपस में ही लड़ना पड़ता था। यदि समूह में 2 सदस्य होते तो उनमें से केवल एक ही अगली मंजिल पर जाता। यदि समूह में 6 सदस्य होते तो उनमें से 3 आगे बढ़ जाते। अगर समूह में विषम संख्या हो तो क्या होगा? यही सबसे बुरा पहलू था। अगर समूह में 3 लोग हों तो उनमें से केवल एक ही पास हो सकता है। अगर 5 लोग हों तो उनमें से केवल 2 ही पास हो सकते हैं। 7 लोगों के समूह में से केवल 3 ही अगली मंजिल पर जा सके। इसीलिए इस मंजिल को विदाई की मंजिल कहा जाता था। ये वह मंजिल थी जहां लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों से अलग होकर अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ना पड़ता था। जो खिलाड़ी पीछे छूट गए थे वे आधे साल तक मीनार को चुनौती नहीं दे पाएंगे। यह एक लंबा समय था और अधिकांश लोग बेबीलोन शहर में ही अपना दिन बिताते थे, अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ फिर से मिलने की प्रतीक्षा करते हुए, यदि वे कभी बेबीलोन की मीनार पर चढ़ना बंद करने का फैसला करते। ज़ेंडर, तुम्हारा अत्याचार आज खत्म होता है। तुम मूर्ख हो, जेवियर। हमें विरासत में जो कुछ मिला है उसे क्यों नहीं अपनाते? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही चाहिए। चुप रहो, जेवियर ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार से अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया। जेंडर ने शांतिपूर्वक जेवियर के वार को रोक दिया और फिर पलटवार किया। चूंकि जेवियर गति और गतिशीलता में माहिर था, इसलिए वह अपने बड़े भाई के उस हमले से बचने में सक्षम था जो उसके पैरों को निशाना बनाकर किया गया था। दोनों पक्षों के आसपास एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों के अधीनस्थ सैनिक आपस में जमकर लड़ रहे थे और दोनों तरफ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जेंडर ने अपने छोटे भाई के छिपने की जगह का पता लगा लिया था और एक सेना जुटा ली थी ताकि अंततः कुलपति पद के लिए उनके 2 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त किया जा सके। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि जेवियर को हराना आसान नहीं था और जेंडर ने उसके घर पर ही हमला कर दिया था। हालांकि दोनों में से बड़े जेंडर के पास संख्या बल अधिक था, लेकिन जाल और गुरिल्ला युद्ध शैली के कारण उसका ये लाभ काफी हद तक कम हो गया। जब अंततः दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ी तो असमानता इतनी बड़ी नहीं थी और युद्ध अत्यंत तीव्रता से लड़ा गया। बस आत्मसमर्पण कर दो और अपना भाग्य स्वीकार करो, जेंडर चिल्लाया। तभी उसके 2 अधीनस्थों ने जेवियर पर जादुई मंत्रों की बौछार कर दी, जिनका उद्देश्य उसे रोकना और उसकी गतिविधियों को धीमा करना था। जेवियर ने गुस्से में अपने बड़े भाई की गंदी चाल को कोसा। वह लंबे समय से जानता था कि जेंडर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए गंदी चालें चलने से भी नहीं हिचकेगा। कमीने, मुझसे आमने सामने लड़ो। जेवियर अपने सिर के ऊपर बरस रही बमबारी से बचने के लिए पीछे हट गया। जेंडर ने अपने छोटे भाई के करीब आते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसने अपने अधीनस्थ के साथ मिलकर हमले का समय बिल्कुल सटीक बनाया था ताकि उसके अधीनस्थों के आने से पहले ही वह अपने भाई को मार सके। जैसे ही वह घातक प्रहार करने वाला था, आकाश से प्रकाश की 2 किरणें नीचे उतरी। जेंडर की तलवार किसी ठोस चीज से टकराई जिससे वह अपने भाई की जान लेने से चूक गया। उसने मन ही मन खुद को कोसा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़ाई को वह लगभग जीत चुका था उसे खत्म करने में कोई बाधा आ सकती है। विलियम और शिफॉन, जो अभी अभी 9वीं मंजिल पर पहुंचे थे, खुद को 2 भाइयों के बीच चल रहे युद्ध के बीच में फंसा हुआ पाया। उन्हें इस तरह आने की उम्मीद नहीं थी और वे असमंजस में थे कि आगे क्या करें। हालांकि अपने सामने खड़े उस गुस्से से भरे व्यक्ति को देखकर विलियम के दिमाग में एक विचार आया। तुम कौन हो? विलियम ने उस व्यक्ति को देखते हुए पूछा जिसने कैसीनो में अपनी सारी रकम गंवा दी थी। मैं जेंडर अल्फ ट्रिस्टन हूँ, जेंडर ने ऐलान किया। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मर जाओगे। विलियम ने लड़ने की मुद्रा में आते हुए सिर हिलाया। तो तुम बड़े भाई हो? विलियम ने जवाब दिया। धन्यवाद, मुझे बस इतना ही जानना था। बिना किसी चेतावनी के विलियम ने जेंडर को बेहोश करने के लिए तुरंत उस पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से विलियम के प्रकट होते ही जेंडर सतर्क हो गया था। उसने एक ऐसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे वह कुछ मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि विलियम का ये कदम रुका नहीं और उसने पीछा जारी रखने के लिए जमीन पर पैर पटके। शिफॉन पहले से ही विलियम के पीछे दौड़ रही थी और तेजी से दूरी कम कर रही थी। उनका लक्ष्य जेंडर को पकड़ना और उसे बंधक बनाकर युद्ध रोकना था। गार्डियन का इरादा उस व्यक्ति को मारने का नहीं था क्योंकि वह मुख्य परिवार के सीधे वंश पर कड़ी नजर रखता था,
एग्नेस परिवार पहले से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि ट्रिस्टन परिवार भी उस सूची में शामिल हो जाए। तुम कौन हो? जेंडर ने चिढ़कर पूछा। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? यह पहली बार था जब जेंडर ने विलियम को देखा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि लाल बालों वाला ये किशोर एक नया खिलाड़ी था जो अभी अभी उनके इलाके में आया था। यही कारण था कि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि नया आया हुआ खिलाड़ी किसी भी कीमत पर उससे लड़ने के लिए इतना दृढ़ क्यों था। विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह इस मंजिल पर बात करने नहीं आया था। उसका लक्ष्य 51वीं मंजिल था, इसलिए जेंडर का काम तमाम करना उसके लिए महज एक साधन था। जैसे ही वह अपने लक्ष्य से टकराने वाला था, आसमान से कई जंजीरें बरसने लगीं। विलियम एक तरफ हट गया और उसने हवा का एक शक्तिशाली झोंका छोड़ा जिससे अचानक कहीं से आई जंजीरें उड़ गईं। जेंडर ने इस मौके का फायदा उठाकर टेलीपोर्ट किया, लेकिन विलियम के पास भी बिजली की रफ्तार से चलने की क्षमता थी। जेंडर के टेलीपोर्ट होते ही विलियम अपने लकड़ी के डंडे को ऊंचा उठाए उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। युद्ध क्षेत्र में जोरदार ताली की गूंज सुनाई दी। विलियम कुछ मीटर दूर जाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक पल बाद वह फिर से खड़ा हो गया और जेंडर को तेवर चढ़ाकर घूरने लगा। बहुत दर्द हुआ, विलियम ने अपने दाहिने सीने में हो रहे तेज दर्द को सहते हुए सोचा। जैसे ही उसने जेंडर को बेहोश करने के लिए हमला किया, उसके गले में लटकी जादुई वस्तु से एक शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र निकला और उसे कुछ मीटर दूर फेंक दिया। ये काम नहीं करेगा। विलियम के बगल में जेवियर प्रकट हुआ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे भाई को मेरे अलावा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मार नहीं सकता। हमारे गले में ये हार हमें महामहिम योवेस ने दिए हैं ताकि कोई और हमारी जान न ले सके। पहले जेंडर के अधीनस्थों द्वारा उस पर चलाए गए मंत्र नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बल्कि रोकने वाले मंत्र थे। इसी वजह से जेवियर द्वारा धारण की गई कलाकृति सक्रिय नहीं हुई। विलियम ने अपना सिर खुजाया क्योंकि उगवेई ने उसे उस कलाकृति के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि अब जब उसे भाई बहनों की लड़ाई के नियमों के बारे में पता चल गया था, तो वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा और जेवियर को अपने भाई पर जानलेवा वार करने देने के लिए संयम मंत्रों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे ही विलियम अपनी योजना को अमल में लाने वाला था, जेंडर के बगल में दो ऐसे व्यक्ति प्रकट हुए जिनसे संतों की शक्ति का आभास हो रहा था। उसी समय दो लोग जेवियर के पास उतरे और उन्हें विलियम से दूर ले गए। वे जेवियर के लिए काम करने वाले दो संत थे। हालांकि उन्होंने देखा था कि विलियम ने जेंडर पर कैसे हमला किया था, फिर भी वे उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा कि यह सब उनके युवा मालिक का विश्वास जीतने की एक चाल है ताकि जेवियर अपनी सतर्कता कम कर दे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, इसलिए दोनों आदमी विलियम से बहुत सावधान थे। दोनों को ट्रिस्टन परिवार ने गुलाम बना रखा था और जेवियर ने ही उन्हें आज़ाद कराया था। इसी वजह से उन्होंने विलियम की भलाई का बदला चुकाने के लिए उसके लिए लड़ने का फैसला किया था। जब तक वे पूरी तरह से यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि विलियम वास्तव में उनके पक्ष में है, तब तक और केवल तभी वे जेवियर को उसके निकट रहने की अनुमति देंगे। शिफॉन विलियम के बगल में उतरी। जब उसने देखा कि उसके बड़े भाई पर एक अदृश्य हमला हुआ है, तो उसने भी आगे बढ़ना रोक दिया और पीछे हट गई। सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी, वरना जेंडर के लिए काम कर रहे दो संतों द्वारा उसे पकड़ लिया जा सकता था। हम अभी पीछे हट रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जेंडर ने घोषणा की। अपने इस थोड़े से आराम का आनंद लो छोटे भाई। तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। एक घटिया खलनायक जैसी बातें कहने के बाद जेंडर और उसके साथी पीछे हट गए। युद्ध के मैदान में एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई और एक नज़र में ही वे समझ गए कि विलियम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जेंडर को अब भी इस बात का अफसोस था कि वह अपने भाई की जान उसी समय नहीं ले पाया। हालांकि उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। उन्होंने जेवियर के ठिकाने को पहले ही घेर लिया था, इसलिए उन्हें उसके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। संक्षेप में, दोनों भाइयों में से छोटा भाई एक फंसे हुए चूहे की तरह था जिसके पास अपने दांत दिखाकर जान की बाजी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चून की स्थिति ऐसी थी, इसलिए हमले से पहले अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करना कोई मायने नहीं रखता था। जेंडर पहले ही 1 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा था। अगर उसकी जीत सुनिश्चित थी तो वह कुछ दिनों का इंतजार आसानी से कर सकता था। जेंडर को भागते देख विलियम ने आह भरी। जानकारी न मिलने के कारण वह अगले तल पर जाने का मौका चूक गया। उसे नहीं पता था कि उगवेई ने जानबूझकर उससे जानकारी छुपाई थी या फिर उस छोटे कछुए को उन कलाकृतियों के बारे में याद ही नहीं था जो दोनों भाइयों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाती थीं। अध्याय 582। देखते हैं अंत में कौन हंसेगा। उगवेई ने संतुष्टि भरे चेहरे के साथ खीरे खाए।
उसके बगल में आरंभिक तल के संरक्षक जोड और बिछड़ने के तल के संरक्षक यवेस बैठे थे। अच्छा हुआ कि तुमने उसे उस कलाकृति के बारे में नहीं बताया, इव्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ऐसा क्यों करूं? उगवेई ने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैंने उसे आपके तल के बारे में पहले ही काफी जानकारी दे दी है। यह अपने आप में नियमों का उल्लंघन है। जोड और यवेस ने सिर हिलाकर सहमति जताई। टावर के रक्षकों के बीच एक अलिखित नियम था। उनमें से कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता था। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे तल पर चल रहा झगड़ा जल्द ही खत्म होने वाला है, जोड ने टिप्पणी की। फिर उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि भले ही विलियम जेवियर को ट्रिस्टन परिवार का मुखिया बनाने में सफल हो जाए, फिर भी हाफ एल्फ को 10वें तल पर जाने के लिए यवेस की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। विलियम और शिफॉन एक जोड़ी थे, इसलिए उनमें से एक को पीछे रहना पड़ता था। ये यवेस के राज्य का नियम था और यह नियम तब से चला आ रहा था जब से टावर हेस्टिया की दुनिया में आया था। जोड, उगवे और ईव ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उन दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। क्या तुम दोनों शर्त लगाना चाहते हो? जोड ने पूछा। चलो हम सब इस महीने की तनख्वाह दांव पर लगा देते हैं। जो जीतेगा सब कुछ ले जाएगा। इव्स ने सिर हिलाकर सहमति जताई। योजना बढ़िया लग रही है। मैं तुम्हें थोड़ी छूट दूंगा और तुम्हें पहले चुनने का मौका दूंगा। 9वीं मंजिल का रक्षक एक विशालकाय कोबरा था जिसके शरीर पर गहरे सुनहरे रंग के शल्क थे। उगवेई के टावर में कई दोस्त थे क्योंकि वह छोटा कछुआ शांत स्वभाव का था। यवेस भी उनमें से एक था। दरअसल यवेस ने उगवेई से 9वीं मंजिल पर कुछ नए खिलाड़ियों को लाने का अनुरोध किया था ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो सके। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जेंडर और जेवियर में से कौन वर्चस्व की लड़ाई जीतेगा। वह बस चाहता था कि मामला जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए उसने अपने दोस्त उगवेई से मदद मांगी। हरे रंग की चमड़ी वाले रक्षक ने सिर हिलाया। सच तो यह है कि उसे पता नहीं था कि विलियम शिफॉन को पीछे छोड़ देगा या नहीं। हालांकि उसने देखा कि छोटी लड़की हाफ एल्फ के आदेशों का बहुत आज्ञाकारी थी। इसी वजह से शिफॉन की तुलना में विलियम के टावर पर चढ़ने की संभावना अधिक थी। ठीक है, मैं विलियम को चुनूंगा, जोड ने सोच विचार करने के बाद कहा। वही मीनार पर चढ़ेगा और शिफॉन को पीछे छोड़ देगा। जवाब देने से पहले यवेस ने अपनी जीभ 3 बार फड़फड़ाई। ठीक है, मैं शिफॉन चुनूंगा, यवेस ने कहा। मैं इस महीने की तनख्वाह दांव पर लगाऊंगा। दोनों गार्डियन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए क्योंकि यह एक दुर्लभ अवसर था जब उन्होंने इतना बड़ा दांव लगाया था। जुआ खेलना गार्डियनों का एक आम शौक था। जब से खिलाड़ी 51वीं मंजिल पर कब्जा करने में असफल रहे थे, उनका दैनिक जीवन नीरस हो गया था। कभी कभी वे लंबे समय तक शीत निद्रा में चले जाते थे। वे तभी जागते थे जब उनके अधीन क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती थी। चूंकि उनमें से प्रत्येक बेबीलोन में एक मंजिल की देखभाल के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अपना कार्य करना ही पड़ता था। प्रत्येक गार्जियन को हर महीने वेतन मिलता था। टावर से उन्हें जो मुद्रा मिलती थी वह टोकन नहीं बल्कि कर्मा पॉइंट्स थे। उन्हें मासिक आधार पर मिलने वाले ये कर्मा पॉइंट्स उन्हें कर्मा शॉप से चीजें बदलने की अनुमति देते थे। सूची में मौजूद वस्तुओं की तुलना उन वस्तुओं से नहीं की जा सकती थी जिन्हें आम लोग टावर में अपने टोकन का उपयोग करके बदल सकते थे। दोनों के बीच का अंतर दिन और रात जैसा था। कर्म की दुकान से संरक्षक जिन चीजों का आदान प्रदान कर सकते थे, उनमें से कुछ रहने योग्य ग्रह थे जिन पर उनकी देवताओं के रूप में पूजा की जाएगी। वे नक्षत्र बनने का अधिकार भी खरीद सकते थे। एक बार नक्षत्र बन जाने पर वे अपनी आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में भेजकर नया जीवन जी सकते थे। इन नए जीवनों में वे अपने नक्षत्रों की शक्ति का उपयोग कर सकते थे और अतीत में प्राप्त शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे। ये काफी हद तक एला के साथ हुई घटना जैसा ही था। एकमात्र समस्या ये थी कि हेस्टिया की दुनिया में उसका नक्षत्र दिखाई नहीं देता था। यदि उसका नक्षत्र वहां होता तो वह अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग कर पाती, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका शरीर इसके विपरीत प्रभाव को सहन करने में असमर्थ होगा। खीरे खाने के बाद उगवेई ने बीच में टोकते हुए कहा, मजेदार लग रहा है। मैं इस महीने की अपनी तनख्वाह दांव पर लगाऊंगा। ओह, आप किस पर दांव लगाएंगे? जोड ने मुस्कुराते हुए पूछा। इव्स ने भी अपने दोस्त को सच्ची जिज्ञासा से देखा। चूंकि जोड ने विलियम पर दांव लगाया है और यवेस ने शिफॉन को चुना है, इसलिए मैं शर्त लगाता हूं कि वे दोनों एक साथ अगली मंजिल पर जाएंगे, उगवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। जोड और ईव ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर साथ में हंसने लगे। हाँ, ठीक है, चलो इसे मान लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने उदार हो, हंसते हंसते जोड ने कहा। तुमने अपने कर्मा पॉइंट्स मुफ्त में देने का प्लान बनाया था।
तुम्हारे एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हारा ये बलिदान विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। यवेस कुंडली मारकर बैठ गया और अपना सिर नीचे करके अपने दोस्त की ओर देखने लगा। उगवे, फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं है। तुम्हारी शर्त पूरी होना नामुमकिन है। मेरे क्षेत्र के नियमों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। उगवे मुस्कुराया। इसे ऐसे समझो कि मैं तुम दोनों के लिए इनाम की राशि जुटा रहा हूं। अंत में चाहे जो भी जीते, मेरी शर्त वही रहेगी। जोड और यवेस ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिला दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उगवे ऐसा क्यों करेगा, लेकिन चूंकि उनके लिए कर्मा पॉइंट्स महत्वपूर्ण थे, इसलिए अगर छोटा कछुआ उनकी शर्त में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तो वे उसे मना नहीं करेंगे। Ugawe looked at the projection in front of it which showed William and Chiffon's actions in real time. The little turtle chuckled internally because it believed its intuition. It was sure that William wouldn't leave Chiffon behind, and Chiffon wouldn't leave without her big brother. Since that was the case, there was only one answer. Both of them will climb to the next floor together, Ugawe mused. It then looked at its two friends with a smirk. We'll see who will have the last laugh once this is over. अध्याय 583, बड़ा भाई कितना छोटा और प्यारा था। शिफॉन का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, फिर वह अचानक सीधी खड़ी हो गई। सांस फूलने के कारण उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी छाती पर रख लिया ताकि उसका दिल जो तेजी से धड़क रहा था, शांत हो सके। शिफॉन, विलियम ने पूछा, क्या तुम्हें बुरा सपना आया था? मौजूदा हालात की वजह से विलियम गहरी नींद में नहीं सो पा रहा था, इसलिए शिफॉन की अचानक हरकत से वह तुरंत जाग गया। पहले तो उसे लगा कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन जब उसने चारों ओर ध्यान से देखा तो उसे आसपास कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर उन्होंने सिस्टम से इलाके की विस्तृत जांच करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वास्तव में किसी भी खतरे से सुरक्षित हैं। बड़े भाई, शिफॉन ने अपना सिर विलियम की छाती पर रख दिया और उसका शरीर बीच बीच में कांप रहा था। स्पष्ट था कि वह अभी भी उस भयानक सपने से उबर नहीं पाई थी। चिंता मत करो, मैं यहीं हूं, विलियम ने शिफॉन के सिर पर थपथपाते हुए धीरे से कहा। तुम सुरक्षित हो। कुछ मिनट बीत गए और शिफॉन आखिरकार शांत हो गई। उसने अपना शरीर हाफ एल्फ पर इस तरह टिका दिया मानो वह विलियम से मिलने वाली गर्माहट और आश्वासन की तलाश कर रही हो। आमतौर पर जब लोगों को बुरे सपने आते थे तो उन्हें दोबारा सोने से डर लगता था। विलियम ये बात समझता था, इसलिए उसने लड़की को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया ताकि उसे यह एहसास हो सके कि वह अकेली नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद लड़की को परेशान करने वाली कपकपी बंद हो गई और उसकी सांसें भी सामान्य हो गईं। वे दोनों फिलहाल जेवियर द्वारा दिए गए कमरे में रह रहे थे। हालांकि परिवार के मुखिया के बेटे ने उन्हें अलग अलग कमरे देने की पेशकश की थी, लेकिन विलियम ने शिफॉन को अपने साथ रहने देने का फैसला किया क्योंकि भले ही वे जेवियर का साथ दे रहे थे, फिर भी उसे उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। इसके अलावा अगर शिफॉन उसके साथ होती तो युद्ध के मैदान में समन्वय करना उससे दूर रहने की तुलना में कहीं अधिक आसान होता। विलियम ने अपने स्टेटस पेज पर घड़ी देखी और पाया कि सुबह के केवल 3 बजे थे। वे रात में जल्दी सो गए थे, इसलिए हाफ एल्फ को नहीं लगा कि अगर वे दोबारा न सोए तो कोई बड़ी बात होगी। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसने छोटी बच्ची से यह पूछने का फैसला किया कि उसने क्या सपना देखा था। विलियम को उम्मीद थी कि वह उसे सलाह दे सकेगा और उसे आश्वस्त कर सकेगा कि यह केवल एक सपना था। तुमने क्या सपना देखा? विलियम ने पूछा। क्या तुम मुझे बता सकते हो? शिफॉन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सपने के बारे में बताने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। कुछ मिनट बाद गुलाबी बालों वाली लड़की ने विलियम की ओर देखा और उसे अपने सपने के बारे में बताया। बड़े भाई, मेरे सपने में किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की, शिफॉन ने कहा। ये शब्द कहते ही उसका शरीर कांप उठा, मानो इस विचार मात्र से ही वह डर गई हो। विलियम ने कोई टिप्पणी नहीं की और धैर्यपूर्वक शिफॉन द्वारा बताई गई सारी घटना का इंतजार किया। लड़की के अनुसार विलियम और वह एक अजीब से घने जंगल में थे जो बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ 10 मीटर से भी अधिक ऊंचे थे और आसपास का वातावरण भयावह और दुर्गम लग रहा था। उस विशाल जंगल के बीचों बीच एक पर्वत था जो आकाश तक ऊंचा उठता था। वह इतना ऊंचा था कि शिफॉन उसकी चोटी को नहीं देख पाती थी, ठीक उसी तरह जैसे बेबीलोन का टावर जिसकी ऊंचाई अथाह थी। उस जंगल के अंदर बहुत लंबे लोग रहते हैं। वे पेड़ों जितने लंबे थे। शिफॉन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मानो उनकी लंबाई की ओर इशारा कर रही हो। मैं उनके जितनी लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बिग ब्रदर से बड़ी थी। शिफॉन ने विलियम की तरफ देखा और उसकी आंखें चांद जैसी हो गईं।
मानो उसकी आंखें उस पर हंस रही हों। बिग ब्रदर कितना छोटा और कितना प्यारा था। विलियम मुस्कुराया। उसने शिफॉन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखी, जिसका मतलब था कि लड़की खुश थी। हालांकि गुलाबी बालों वाली लड़की ने उसे छोटा और प्यारा कहा, लेकिन जब तक वह खुश थी तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिग ब्रदर घायल हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाने का फैसला किया ताकि मैं तुम्हारी देखभाल करके तुम्हें ठीक कर सकूं। शिफॉन ने अपनी कहानी जारी रखी। लंबे लोग इंसान खाते हैं और मुझे डर था कि अगर उन्हें हमारे इलाके में तुम्हारा पता चल गया तो वे बिग ब्रदर को भी खा जाएंगे। मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने के बाद समय समय पर आपसे मिलने आता था। वह सर्दी बहुत कठोर थी और जंगल में भोजन बहुत कम था। सौभाग्य से बड़ा भाई छोटा था, इसलिए उसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विलियम ने शिफॉन के सिर पर हल्के से थपथपाया और अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछा। शुरू से ही वह उसे छोटा कहकर बुलाती रही थी, जिसका मतलब था कि वह खुद काफी बड़ी थी। अब सवाल ये था कि सपने में वह कितनी बड़ी थी। सपने में तुम्हारी लंबाई कितनी थी? विलियम ने पूछा। शिफॉन कुछ देर तक सोचती रही और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह अपने सपने में अपनी ऊंचाई का अनुमान लगाने की गंभीरता से कोशिश कर रही थी। लगभग 5 से 6 मीटर, शिफॉन ने उत्तर दिया। मैं जंगल में सबसे छोटी थी। बाकी सब मुझसे 3 से 4 गुना लंबे थे। विलियम मुस्कुराया। उसने सोचा कि लड़की अपनी लंबाई को लेकर बहुत सचेत थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसके सपने ने उसे वास्तविक जीवन में उसकी लंबाई की भरपाई के लिए एक विशालकाय बना दिया था। बड़े भाई अपनी चोटों से लगभग उबर ही गए थे कि जंगल में घूमने वाले एक दानव ने मेरी छिपने की जगह खोज ली। कहानी के इस हिस्से पर पहुंचते ही शिफॉन का चेहरा गंभीर हो गया। बड़े भाई ने भागने की कोशिश की, लेकिन तुम उस दानव से बच नहीं पाए। अंत में तुम पकड़े गए और तुम्हें खाने ही वाले थे। भोजन की तलाश में भटकने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने यही दृश्य देखा। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा और उस दैत्य के पैर पर काट लिया जिसने तुम्हें बंदी बना रखा था। शिफॉन हौंफने लगी और विलियम ने उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर थपथपाया। कुछ मिनट बाद वो संभल गई। गुलाबी बालों वाली लड़की ने विलियम को बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उस दानव ने दर्द से चीख मारी और तुम्हें छोड़ दिया, शिफॉन ने विलियम की छाती पर सिर रखकर कहा। मैं तुम्हें पकड़ने में कामयाब रही और भागने ही वाली थी कि उस दानव ने मेरे बाल पकड़ लिए। फिर उसने पास के एक पेड़ को पकड़ा और उसे लकड़ी के डंडे की तरह इस्तेमाल करके मुझे बुरी तरह पीटा। शिफॉन का शरीर कांप उठा और वह रोने लगी। अंत में मैं बेहोश हो गई और उसने तुम्हें मेरे हाथ से छीन लिया। आखिरी दृश्य जो मैंने देखा वह था उस दैत्य का तुम्हें अपने मुंह में डालना। उसी समय मेरी नींद खुली। विलियम ने सिसकती हुई लड़की को समझाया और उसके कान में दिलासा भरे शब्द फुसफुसाए कि यह सिर्फ एक सपना था। 15 मिनट बाद शिफॉन का शरीर ढीला पड़ गया और उसके आंसू रुक गए। स्पष्ट रूप से उसके सपने ने उसे बहुत डरा दिया था, खासकर वह दृश्य जब विलियम को दैत्य खाने वाला था। चिंता मत करो, विलियम ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारा बड़ा भाई इतना ताकतवर है कि एक दानव भी मुझे नहीं खा सकता। तुम्हें देखना चाहिए था कि मैं एक विशालकाय गोलेम और एक फीनिक्स से कैसे लड़ता था। 2 के मुकाबले 1 था। एक अर्धदेवता था और दूसरा असली दानव, लेकिन वे मेरे सामने टिक नहीं पाए। अगर मैं उन 2 कमजोरों को हरा सकता हूं, तो एक साधारण दानव मुझे कैसे खा सकता है? विलियम ने अपनी बड़ाई करते हुए उन कारनामों का बखान किया जो उसने नहीं किए थे। हालांकि उसके इस बखान का असर हो चुका था। शिफॉन बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही, जैसे वह आधा एल्फ एक महाकाव्य जैसी कहानी सुना रहा हो। एक ऐसी कहानी जिसमें उसने अकेले ही अपने खाली हाथों से एल्फ्स की सेना से लड़ाई लड़ी। अध्याय 584। बड़े भाई, विरोध मत करो। एल्फ्स के खिलाफ अपनी शानदार जीत के बारे में शिफॉन को बताने के बाद छोटी लड़की को फिर से नींद आने लगी। विलियम ने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और कसकर गले लगा लिया। उसे बुरे सपने आने से रोकने के लिए उसने अपने इनक्यूबस जॉब क्लास का उपयोग करने का फैसला किया और अपने ड्रीमवॉकर कौशल का इस्तेमाल करके उसके सपने में प्रवेश किया। अपनी क्षमता सक्रिय होने के कुछ ही सेकंड बाद विलियम ने खुद को पीले दांतों की कतारों वाले एक खुले मुंह को घूरते हुए पाया। स्पष्ट रूप से जो भी उसे खाने की योजना बना रहा था, उसे अपने दांतों की सेहत की कोई परवाह नहीं थी। विलियम ने जल्दी से स्टॉर्मकॉलर को बुलाया और उसे उस मुंह की ओर निशाना बनाया जो उसकी ओर बंद हो रहा था। क्विक शॉट वॉर आर्ट, 4वीं कक्षा। विलियम दहाड़ा। ग्रैंड बाजूका। स्टॉर्मकॉलर के सिरे पर बिजली का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और उसने विशालकाय के मुंह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विलियम पर अपनी पकड़ छोड़ने से पहले उस दैत्य ने दर्द से कराहते हुए एक कर्कश चीख मारी।
आधे एल्फ ने अपना जॉब क्लास बदलकर एलिमेंटल लॉट कर लिया और हवा में तैरने लगा। उसके अनुमान के अनुसार वह दानव केवल शताब्दी रैंक के शिखर पर था, इसलिए वह अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर से उसे हरा सकता था। नोट: भले ही विलियम ने सपने में जॉब क्लास बदल ली हो, फिर भी उसकी ड्रीम वॉक स्किल सक्रिय रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक सपना है। कई ग्रैंड बाजुका से उस दैत्य पर बमबारी करने के बाद वह अंततः जमीन पर गिरकर मर गया। अपने दुश्मन को मारने के बाद विलियम जल्दी से बर्फ में पड़ी बेहोश और गंभीर रूप से घायल छोटी दैत्य लड़की की ओर दौड़ा। विलियम का दिल दुख से भर आया जब उसने विशालकाय शिफॉन को देखा, जिसकी हालत बेहद दयनीय थी। महान उपचार: विलियम ने शिफॉन के शरीर के हर हिस्से पर लाइफ मेज के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपचार मंत्र का प्रयोग किया। हालांकि शिफॉन सपने में एक छोटी दानव थी, फिर भी उसकी लंबाई 5 मीटर थी और जादुई मंत्रों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। दुर्भाग्यवश इस विशेषता के कारण उपचार जादू का प्रभाव भी कम हो गया था। विलियम को उस विशालकाय महिला के घावों को पूरी तरह से ठीक करने में 15 मिनट लगे, जिसके बाद उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। बड़े भाई, शिफॉन ने विलियम को दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे ज्यादा कसकर मत पकड़ो। दर्द हो रहा है, विलियम ने दर्द भरी आवाज में कहा, जिससे शिफॉन ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। विलियम हौंकते हुए शिफॉन की बाईं हथेली पर लेटा हुआ था। गुलाबी बालों वाली उस विशालकाय महिला ने चोटों की जांच के लिए विलियम को ध्यान से देखा। कपड़ों पर कुछ फटे निशान और चोट के अलावा वो पूरी तरह से ठीक लग रहा था। विलियम को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका वर्तमान रूप उसके सपनों में दिखने वाले चांदी जैसे बालों वाले वयस्क विलियम का ही है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भी वह सपने में जाता था उसका यही रूप होता था, इसलिए अब तक उसे इसकी आदत हो चुकी थी। क्या आप सचमुच ठीक हैं, बड़े भाई? हाँ, तुम्हारा भाई ताकतवर है, तुम्हें पता है ना। मानो अपनी बात को साबित करने के लिए विलियम ने ग्रेटर हीलिंग मंत्र का प्रयोग करके अपने शरीर पर मौजूद चोटों और अन्य छिपी हुई चोटों को दूर कर दिया। शिफॉन को ये दिखाने के बाद कि विलियम बिल्कुल ठीक है, गुलाबी बालों वाली विशालकाय महिला ने विलियम को अपने कंधे पर बिठा लिया और फिर उन पाइनकोन्स और स्नोबेरीज को उठाया जिन्हें उसने पहले इकट्ठा किया था। चलो यहाँ से चलते हैं, बिग ब्रदर, शिफॉन ने कहा। यहाँ अब सुरक्षित नहीं है। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। वह उस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानता था और स्वप्नलोक अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। कई बार वह वेंडी और ऐश के सपनों में उनके साथ गया था और वे खुद को युद्ध के मैदानों में दुश्मनों से घिरे हुए पाते थे। जब दोनों खाना खा रहे थे, विलियम ने देखा कि शिफॉन उसे तिरछी निगाहों से देख रही थी। वह विशालकाय स्त्री अक्सर बेर खाते हुए उसे देखती रहती थी। उसे साफ तौर पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शिफॉन की निगाहें उससे बहुत जानी पहचानी लग रही थीं। जब वह किसी ऐसी चीज को देखती थी जिसे उसने पहले कभी नहीं खाया होता था, तो अक्सर उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी होती थीं। जब विलियम इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी शिफॉन उसके करीब आए और उसे गोद में उठा लिया। बड़े भाई, क्या मैं थोड़ा चख सकती हूँ? शिफॉन ने पूछा। उसकी आंखें विलियम को गंभीरता से देख रही थीं। बस एक हाथ ही काफी है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि बड़े भाई का स्वाद कैसा होता है। विलियम के जवाब देने से पहले ही शिफॉन ने अपना मुंह खोल दिया था। विलियम ने अचानक अपनी आंखें खोली। ठीक उसी क्षण उसने अपने कंधे पर कुछ नर्म और गीला महसूस किया। उसके बगल में सो रही लड़की उसकी बाईं बांह को कुतर रही थी। हालांकि इससे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि गुदगुदी हो रही थी, फिर भी विलियम का शरीर कांपने लगा। आधा एल्फ डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। द रीजन, शिफॉन लालच की साक्षात मूर्ति थी। यहाँ तक कि सोते समय भी अगर उसकी प्रवृत्ति जागृत हो जाती, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह सचमुच उसकी बांह काट डालेगी। बड़े भाई, विरोध मत करो, शिफॉन नींद में बोली। सिर्फ एक हाथ ही काफी है। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर के बाकी अंग नहीं खाऊंगी, शायद खा लूं। विलियम के होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। फिर वह सो रही लड़की के पास गया और हल्के से उसके गालों को चुटकी से दबाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को खाने की? विलियम ने चिढ़कर कहा। देखो, जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा। मैं तुम्हें अभी कोई लॉलीपॉप नहीं देने वाला। शिफॉन की नाक सिकुड़ गई और उसकी आंखें कांप उठीं। ऐसा लग रहा था मानो विलियम की धमकियां स्वप्नलोक में भी उस तक पहुंच गई हों। उसने अब उसकी बाह या शरीर के किसी भी अंग को खाने की बात नहीं कही। इसके बजाय वह शांति से सो गई, मानो जो कुछ भी हुआ वह महज एक भ्रम था। विलियम ने आह भरी और सोई हुई पेटू से 2 फीट दूर लेट गया। शिफॉन के स्वप्नलोक में होने के कारण वह उसके बगल में लेटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
सावधानी बरतना ही बेहतर था। फिलहाल विलियम ने ये सोचने का फैसला किया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। वह अक्सर शिफॉन के बगल में सोता था और उसे गले लगाकर सोने की आदत पड़ चुकी थी। लड़की को अकेले सोने से भी डर लगता था, क्योंकि सोते समय उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। शायद ये सिर्फ एक बार की बात है, विलियम ने सोचा। हालांकि वह अभी भी चिंतित महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सिस्टम से सलाह लेने का फैसला किया। सिस्टम, शिफॉन के मुझे नींद में खा जाने की क्या संभावना है? विलियम ने पूछा। वह जानता था कि सिस्टम की तीव्र गणनाएं कुछ ही सेकंडों में विभिन्न परिदृश्यों और संभावनाओं के बारे में सोच लेंगी। शिफॉन द्वारा नींद में मेजबान को खा जाने की संभावना 0% है। ये 0% क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसके बगल में सोऊं तो भी मैं सुरक्षित हूं? क्या वह मुझे नहीं खाएगी? मेजबान, शिफॉन ने आपको कई बार खाने की कोशिश की थी, हालांकि वह हमेशा आखिरी क्षण में रुक जाती थी। सिस्टम की ये बात सुनकर विलियम लगभग अपनी लार में ही अटक गया। फिर उसने सिस्टम से स्पष्टीकरण मांगा और सिस्टम ने उसे वो फुटेज दिखाया जिसमें शिफॉन और वह साथ सो रहे थे। जब विलियम रिकॉर्ड की गई तस्वीरों को देख रहा था तो उसने देखा कि शिफॉन ने नींद में कई बार अपना मुंह खोला और उसे काटने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिशें बीच में ही रुक गईं क्योंकि गुलाबी बालों वाली लड़की विलियम के शरीर को छूते ही अनजाने में अपनी हरकत रोक देती थी। ज्यादा से ज्यादा वह बस अपने होंठ विलियम के कपड़ों पर टिका देती थी और उसकी लार उस पर गिर जाती थी। ये दृश्य देखने के बाद विलियम को अब समझ में आ गया था कि कई बार सुबह उठने पर उसके कपड़े शिफॉन की लार से भीगे हुए क्यों होते थे। उसे लगा कि यह एक सामान्य बात है क्योंकि सोते समय उसके मुंह से भी कभी कभी लार टपकती थी। विलियम को यह उम्मीद नहीं थी कि लार से सने हुए कपड़े इस बात का सबूत थे कि उसके बगल में सो रही लड़की ने नींद में उसे काटने की कोशिश की थी। अध्याय 585, जब तक तुम मुझसे वादा करते हो कि मुझे नहीं खाओगे। जब शिफॉन की नींद खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेले सोते हुए पाया। जैसे ही वह सीधी बैठी और कमरे का जायजा लिया, उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। वह बिस्तर से उठने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और विलियम पैनकेक की ट्रे और शहद की बोतल लिए खड़ा दिखाई दिया। सुप्रभात, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। शिफॉन ने अपने बड़े भाई को देखकर राहत की सांस ली। उस तरह का सपना देखने के बाद वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह अपने कमरे में अकेले जागे। सुप्रभात बड़े भाई, शिफॉन ने जवाब दिया। माफ कीजिए, मैं देर तक सो गई थी। विलियम ने ट्रे को बिस्तर के बगल में रखी छोटी मेज पर रखा और शिफॉन को नाश्ते के लिए अपने साथ आने का इशारा किया। कोई बात नहीं। विलियम ने शिफॉन की प्लेट में 3 पैनकेक रखे और उन पर खूब सारा शहद डाला। लड़कियों को अपनी ब्यूटी स्लीप की जरूरत होती है। साथ ही तुम्हें भी ठीक से आराम करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि दुश्मन कब हमला करेगा। विलियम के सामने बैठी शिफॉन ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद बड़े भाई। किस लिए? मेरा हमेशा ख्याल रखने के लिए, शिफॉन ने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि बिग ब्रदर मेरी जिंदगी में है। विलियम मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि मुझे नहीं खाओगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें फिर कभी भूख न लगे। खाओ, पैनकेक अभी गर्म है। आधे एल्फ ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन शिफॉन के लिए इसका अर्थ कुछ और ही था। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपने बड़े भाई को ऐसे देखा मानो उसे यह वादा करने में बहुत मुश्किल हो रही हो। विलियम ने ध्यान नहीं दिया कि शिफॉन ने अनजाने में उसकी ओर देखते हुए एक घूंट भरी। हाफ एल्फ अपने पैनकेक पर शहद लगाने में इतना मशगूल था कि उसने शिफॉन के चेहरे पर पल भर के लिए ही सही क्षणिक पछतावे का भाव नहीं देखा। क्या हुआ? विलियम ने उस लड़की की ओर देखते हुए पूछा जिसने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। क्या तुम्हें और पैनकेक चाहिए? नहीं, शिफॉन हकलाते हुए बोली। उसके विचार सपने में देखे गए एक दृश्य की ओर चले गए थे जिससे उसकी जीभ लगभग कट गई थी। एक ऐसा दृश्य जिसमें उसने विलियम को काटने की कोशिश की थी और लगभग सफल भी हो गई थी। नाश्ते के बाद विलियम शिफॉन को उस जगह ले गया जहां ज़ेवियर और उसके अधिकारी ज़ेंडर की सेनाओं की घेराबंदी से बचने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरा सुझाव है कि हम सब मिलकर एक तरफ ध्यान केंद्रित करें ताकि उनकी घेराबंदी को तोड़ सकें, संतों में से एक ने प्रस्ताव रखा। या फिर हम गुप्त रास्तों का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि दूसरी तरफ हमारा कोई इंतजार न कर रहा हो। भागने के रास्ते पहले ही खतरे में हैं, दूसरे संत ने टिप्पणी की। उस गद्दार रैंडी ने हमें धोखा दे दिया है। मुझे मौका मिलते ही उस कमीने को मार डालना चाहिए था। अपने भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक का नाम सुनकर ज़ेवियर ने आह भरी। वह नहीं जानता था कि ज़ेंडर ने रैंडी से काम करवाने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे,
लेकिन उस आदमी के विश्वासघात के कारण ही वे इस स्थिति में पहुंचे थे। रैंडी ने जेंडर और उसके सैनिकों को उनके छिपने की जगह तक पहुंचा दिया था, जिससे जेवियर और उसके सहयोगी प्रभावी रूप से घिर गए थे और उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। ये देखकर कि बैठक किसी दिशा में नहीं जा रही है, विलियम शिफॉन को साथ लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। मुझे लगता है कि मैं कल जो शुरू किया था उसे पूरा कर लूंगा, विलियम ने अपने रूनेमास्टर जॉब क्लास को तैयार करते हुए सोचा। विलियम ने जेंडर और उसके सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई की तैयारी में जेवियर के अड्डे के अंदर कई लैंडमाइन बिछा दिए थे। उसने उन सभी को स्टैंड बाय मोड में रखा था ताकि उन पर कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें सक्रिय न कर दे और विस्फोट न हो जाए। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही सहयोगियों के बीच आपसी गोलीबारी हो जाए। फिलहाल वह यही एक काम कर सकता था और उसने इसे अच्छे से करने की योजना बनाई थी। शिफॉन ने कुछ खास नहीं किया और लॉलीपॉप चाटते हुए विलियम के पीछे पीछे घूमती रही। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि कौन सी टीम जीतती है, बस उसे विलियम के साथ टावर पर चढ़ना था। गुलाबी बालों वाली लड़की को उस अर्धपरी पर अटूट विश्वास हो गया था, जिसने उसे पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उसकी इस दयालुता का प्रतिफल देने का एकमात्र तरीका जो उसे सूझा वह था उसे हर प्रकार के नुकसान से बचाना। शिफॉन किसी को भी खा जाने में 2 बार नहीं सोचेगी जो उसके सामने उसके बड़े भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। विलियम को शिफॉन के मन की बात का अंदाजा नहीं था। उसके लिए सुरक्षा की जरूरत खुद उसे नहीं बल्कि शिफॉन को थी। उसने गुलाबी बालों वाली उस लड़की को आमने सामने की लड़ाई में माहिर होते देखा था। हालांकि वह हाथापाई में काफी निपुण थी, फिर भी विलियम को चिंता थी कि वह अभी भी ताकतवर विरोधियों से लड़ने में अनुभवहीन है। हालांकि विलियम ने शिफॉन को अटलांटिस की कालकोठरी में एक पूरी मंजिल को निगलते हुए देखा था, लेकिन उसने सोचा कि यह घटना केवल इसलिए घटी क्योंकि छोटी लड़की ने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो दिया था। उसे यह नहीं पता था कि शिफॉन युद्ध में भी इस क्षमता का उपयोग कर सकती थी। अगर वह विलियम को अपने कार्यों से घृणा न दिलाना चाहती तो शायद वह उन बुरे लोगों को पहले ही खा चुकी होती जिनसे उन्होंने एक दिन पहले लड़ाई की थी। इस समय शिफॉन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विलियम उससे नफरत करे। वह अपनी इस क्षमता को गुप्त रखना और मुक्कों से लड़ना ज्यादा पसंद करेगी, बजाय इसके कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, जैसा कि उसके साथ राक्षसी महाद्वीप में रहते समय हुआ था। 2 घंटे बीतने के बाद विलियम ने आखिरकार हर कोने कोने में जाल बिछाना पूरा किया। अब अगर वह चाहे तो पूरे अड्डे को उड़ा सकता था, जिससे एक ऐसा भूस्खलन हो सकता था जो अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को दफन कर सकता था। ये देखकर कि विलियम ने हाथ के इशारे करना बंद कर दिया है, शिफॉन ने अपना सिर उठाया और उसकी बांह खींची। बड़े भाई, क्या आपका काम हो गया? हाँ, चलिए वापस जाकर देखते हैं कि क्या उन्होंने आखिरकार अपनी बैठक पूरी कर ली है। ओह! जैसे ही विलियम और शिफॉन कॉन्फ्रेंस रूम में लौटने वाले थे तभी पूरे परिसर में एक तेज घंटी बजने की आवाज फैल गई। विलियम ने शिफॉन का हाथ पकड़ा और दोनों जेवियर और उसके आदमियों से मिलने के लिए जितनी तेजी से हो सके भागे। उन सभी को पहले से ही अंदाजा था कि जेंडर हमला शुरू करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। सौभाग्य से हाफ एल्फ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं, लेकिन उसका इरादा तुरंत अपने जाल बिछाने का नहीं था। वह जेंडर और उसके आदमियों को पहले अड्डे में घुसपैठ करने देगा। इस तरह वे उसके द्वारा बिछाए गए जालों से ज्यादा सावधान नहीं होंगे। विलियम बमों को एक अहम मौके पर सक्रिय करना चाहता था ताकि जेंडर को पकड़ने का मौका मिल सके और जेवियर उसकी पीड़ा का अंत कर सके। आखिरकार वह समय आ गया है, जेंडर ने अपनी हजारों की संख्या वाली सेना को देखते हुए बुदबुदाया। ट्रिस्टन कबीले के मुख्य और शाखा परिवारों के कई अधिकारी और उच्च पदस्थ सदस्य अपने भाई के खिलाफ इस युद्ध में उनका समर्थन करने आए थे। ये वे लोग थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कायम रखना चाहते थे। दास व्यापार एक बेहद लाभदायक व्यवसाय था और 9वीं मंजिल उन मंजिलों में से एक थी जो इस प्रकार के व्यापार में स्वतंत्र रूप से संलग्न थी। मंजिल के शासक होने के नाते उन्हें बेबीलोन की परीक्षा से गुजरे बिना किसी को भी सीधे अपनी मंजिल पर लाने की अनुमति थी। यह उन्हें दिया गया एक विशेषाधिकार था, लेकिन ये क्षमता केवल मुख्य परिवार के सदस्यों को ही प्राप्त थी। यही कारण था कि जेंडर अक्सर बेबीलोन शहर में जाता था ताकि बेबीलोन टॉवर के पास के कस्बों और शहरों का दौरा करते समय उसके आदमियों द्वारा पकड़े गए गुलामों को वापस ला सके। जेवियर को ये प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण फ्लो ऑफ पार्टिंग्स में कलह शुरू हो गई। ट्रिस्टन वंश के वर्तमान मुखिया बीमार थे, हालांकि उन्हें अपने बेटों के बीच चल रहे कलह की जानकारी थी। इस बात को जानते हुए भी वे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे।
अंत में उन्होंने एक फरमान जारी किया कि उनके बेटों में से जो भी जीतेगा कुलपिता का पद उसी का होगा। उन्होंने फ्लो गार्डियन योवेस के साथ एक समझौता भी किया कि चाहे जो भी पक्ष जीते, मुख्य और शाखा परिवारों के पास विजेता का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जो कोई भी ऐसा करने से इनकार करेगा उसे टावर से निष्कासित कर दिया जाएगा और वह फिर कभी उसमें कदम नहीं रख सकेगा। इतने भारी दंड के चलते परिवार को विभाजित होने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इस समय ज़ेंडर के अधीन पहले से कहीं अधिक लोग थे, जिससे उसे काफी फायदा मिल रहा था। कई भाड़े के सैनिकों के समूह और खिलाड़ी, जिन्हें ज़ेंडर ने भारी इनाम का वादा किया था, भी उसके साथ युद्ध में गए। टावर में रहने वाले लोग जानते थे कि शासक परिवारों की कृपा प्राप्त करने से उन्हें केवल धन और सुखमय जीवन ही मिलेगा। ऐसे जीवन के लिए वे शासक की मान्यता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। युवक स्वामी, इस युद्ध में आपको हमारी अग्रिम पंक्ति के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनके बगल में खड़े एक उच्च अधिकारी ने गंभीर भाव से कहा। संभव है कि आपके भाई ने हमारी संख्या कम करने के लिए जाल बिछाया हो। हम यहीं तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक हमारे सैनिक आपके भाई को पकड़ नहीं लेते। नोट: अगर आप भूल गए हो तो बता दें कि उच्च रैंक वाले लोग संतों के समकक्ष होते हैं। जेंडर ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, मैं खुद वहां जाकर अपने भाई को मारना चाहता हूं, जेंडर ने जवाब दिया। मेरे भाई की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए हो सकता है कि वह अपनी जान बचाकर भाग जाए। लेकिन चिंता मत करो, मैं पीछे रहूंगा और अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ूंगा। दोनों उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। जब तक वे ज़ेंडर के साथ रहेंगे, उन्हें पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित रहेगा। जेवियर के अड्डे के अंदर विलियम ने भौहें चढ़ाईं क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके और उसके 1000 जानवरों के क्षेत्र के बीच का संबंध टूट गया है। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उसने B1 और B2 को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। सिस्टम, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? मैं अपने झुंड को या राजा की सेना को 1000 जानवरों के क्षेत्र से नहीं बुला सकता। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं इस समस्या के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। विलियम सिस्टम की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, तभी लड़ाकू विमानों की पहली टुकड़ी बेस में घुसपैठ कर चुकी थी। रक्षकों ने हमलावरों पर गोले बरसाए और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जिससे उनकी प्रगति की गति काफी धीमी हो गई। विलियम एक के बाद एक जादू करता रहा, जबकि शिफॉन उसके बगल में खड़ी थी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपने दस्ताने पहन रखे थे और वह विलियम की अंगरक्षक के रूप में काम कर रही थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रक्षकों को उनके दुश्मन द्वारा पीछे धकेला जा रहा था, जिनकी संख्या उनसे 4 गुना अधिक थी। कुछ मिनट बीतने के बाद सिस्टम ने विलियम को 1020 डोमेन से उसके कनेक्शन में आ रही समस्या के बारे में सूचित किया। होस्ट, ऐसा लगता है कि इस तल का नियम बदल गया है। 100 गॉड पॉइंट्स खर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस तल पर विदेशी सहायता बुलाने के सभी साधन निष्क्रिय कर दिए गए हैं। केवल इस तल पर पहुंच चुके लोग और इसके निवासी ही आपस में लड़ सकते हैं। विलियम ने भौहें चढ़ाकर सोचा कि 9वीं मंजिल के संरक्षक योवेस को शायद युद्ध में सहायता के लिए अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने की उसकी क्षमता के बारे में पता होगा। चूंकि वह विदाई की मंजिल का प्रशासक था, इसलिए उसके पास अपने क्षेत्र के नियमों को बदलने और युद्धों को सभी के लिए अधिक निष्पक्ष बनाने की क्षमता थी। मुझे ये बात स्पष्ट करने दीजिए, मुझे किसी को बाहर भेजने की अनुमति नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र के अंदर लोगों को भेज सकता हूँ? सैद्धांतिक रूप से हाँ, हालांकि यह एक तरफा पोर्टल की तरह है। आप उन्हें केवल अंदर भेज सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं भेज सकते। मेरा अनुमान है कि अगले तल पर पहुंचने के बाद यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फिलहाल होस्ट आपके लिए लड़ने के लिए 1020 डोमेन से आपकी सेनाओं को बुलाने में असमर्थ है। समझ गया, विलियम ने सिर हिलाया। लगता है मुझे यह मुश्किल तरीके से ही करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया और जेवियर ने हताशा में अपने दांत पीस लिए। वे पहले ही जितना पीछे हट सकते थे उतना पीछे हट चुके थे। ये देखकर कि उनके लिए आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था, उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और हमला करने की तैयारी कर ली। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, पूरे अड्डे पर सिलसिलेवार धमाके गूंज उठे। विलियम द्वारा जगह जगह बिछाई गई बारूदी सुरंगों को सक्रिय करते ही दर्द भरी चीखें चारों ओर गूंज उठीं। आक्रमणकारियों ने क्षण भर के लिए अपनी बढ़त की गति खो दी और रक्षकों ने जवाबी हमले के इस अवसर को नहीं गंवाया। जब युद्ध चल रहा था, तब हॉल ऑफ गार्डियंस के अंदर मौजूद कई संरक्षक भी दिलचस्पी से लड़ाई देख रहे थे।
उनके लिए बेबीलोन के टावर के अंदर होने वाले युद्ध उनकी बोरियत दूर करने का एक शानदार तरीका थे। उनमें से कुछ लोगों ने तो दोनों भाइयों में से कौन जीतेगा इस पर शर्त लगाना भी शुरू कर दिया। जोड ने ही यवेस को विलियम की अपने पक्ष में लड़ने के लिए प्राणियों को बुलाने की क्षमता के बारे में बताया था। विलियम द्वारा गोब्लिन पैलाडिन की दुर्लभता के बारे में उसे धोखा देने के कारण जोड अब भी उससे नाराज था। बातचीत के दौरान उसे भारी नुकसान हुआ था और वह चाहता था कि हाफ एल्फ को अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़े। इव्स ने तुरंत अपने डोमेन की सेटिंग्स बदल दी क्योंकि लाखों की संख्या वाली सेना दोनों भाइयों के बीच चल रहे युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकती थी। बेबीलोन के रक्षकों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। 20 साल से भी पहले मैक्सवेल नाम के एक व्यक्ति ने भी टावर पर चढ़ने का प्रयास किया था। मैक्सवेल ने गार्जियंस के बीच एक शानदार छाप छोड़ी क्योंकि वह अपने लिए लड़ने के लिए जानवरों की एक सेना को बुलाने में सक्षम था, जिससे उनके द्वारा निर्धारित परीक्षण आसान हो गए। विलियम की क्षमताओं के बारे में जानने के बाद यवेस ने तुरंत अपने क्षेत्र के कानूनों में बदलाव कर दिया। बेबीलोन के कोई भी संरक्षक एक और डंजन कॉन्करर को नहीं देखना चाहते थे जो अपनी धोखेबाजी जैसी क्षमता का उपयोग करके उनकी चुनौतियों को आसानी से पार कर सके। अध्याय 587 मुझे लगता है कि मुझे ये कठिन तरीके से ही करना होगा भाग 2। विलियम के अप्रिय आश्चर्य के कारण आक्रमणकारियों को जेवियर और उसके आदमियों द्वारा घेर लिया गया जो खून के प्यासे थे। विलियम और शिफॉन उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़े रहे क्योंकि वे भी जेंडर के गंभीर रूप से घायल साथियों की देखभाल में लगे हुए थे। आधे घंटे बाद वे अपने सामने की नाकाबंदी को तोड़ने में कामयाब हो गए। वे उत्तर की ओर बढ़े जहां उन्हें विश्वास था कि कम दुश्मन उनका इंतजार कर रहे होंगे और उन पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। लगता है तुम्हारा अनुमान सही था, रैंडी, जेंडर ने प्रशंसा करते हुए कहा। तुम्हारे पूर्व नेता का सिर काटने के बाद मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। महामहिम, आपने मेरी प्रशंसा करके मुझे सम्मानित किया है। रैंडी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं केवल ट्रिस्टन वंश के भावी मुखिया की सेवा करना चाहता हूं। जेवियर और उसके अधीनस्थों ने अपने पूर्व साथी को घूर कर देखा जिसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उन्होंने उस कमीने पर अपने कई राजों का भरोसा किया था, इसलिए उसका विश्वासघात उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। अगर उन्हें पता होता कि वे एक सांप पाल रहे हैं तो वे निश्चित रूप से उसे पीछे से काटने का मौका मिलने से पहले ही उसका सिर काट देते। जेवियर, मेरे बारे में बुरा मत सोचो, रैंडी ने कहा। तुम में एक मुखिया बनने के गुण नहीं हैं। तुम बहुत भोले हो। तुम्हारे आदर्श महज दिवास्वप्न है। बेहतर होगा कि तुम अपने बड़े भाई की बात मानो। महामहिम जेंडर एक दयालु व्यक्ति हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें क्षमा कर देंगे। जेंडर ने अपने छोटे भाई की ओर देखकर मुस्कुराया, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका जेवियर को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब तक उसका छोटा भाई जिंदा था, उसके शासन के लिए खतरा बना रहेगा। ट्रिस्टन वंश के मुखिया बनने पर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना और किसी को भी अपने शासन के विरुद्ध विद्रोह करने से रोकना बेहतर था। वह किसी को भी अपने रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं देता था, यहां तक कि अपने सगे भाई को भी नहीं। रैंडी, मैं कसम खाता हूं, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें और अपने भाई को अपने साथ परलोक ले जाऊंगा। जेवियर ने तलवार उठाते हुए दहाड़ लगाई। मार डालो, मारना। जेवियर और उसके साथी गुस्से से भरे हुए जेंडर के ठिकाने की ओर बढ़े। अब वे जान बचाकर भागना नहीं चाहते थे। वे बस उन दोनों कमीनों को अपने साथ नरक में ले जाना चाहते थे। तुम्हारा आखिरी संघर्ष बुरा नहीं है, लेकिन इससे अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। जेंडर ने गुस्से से कहा। सबको मार डालो। मेरे छोटे भाई को मेरे भरोसे छोड़ दो। मारना। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं और भीषण लड़ाई छिड़ गई। दोनों भाई आमने सामने आ गए, जबकि 4 उच्च पदस्थ सैनिक उनसे कुछ ही दूरी पर लड़ रहे थे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए युद्ध अत्यंत तीव्र था। हालांकि फ्लो के संरक्षक ने यह फरमान जारी किया था कि केवल 2 भाई ही एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन इससे उनके अधीनस्थों को अपने चुने हुए नेता को बढ़त दिलाने में मदद करने से नहीं रोका जा सका। विलियम शिफॉन के साथ लड़ रहा था और युद्ध के मैदान की अफरा तफरी का जायजा ले रहा था। किसी कारणवश उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है, लेकिन वह उस व्यक्ति का पता नहीं लगा पा रहा था। लगता है मुझे जोखिम उठाना ही पड़ेगा, विलियम ने जेवियर और जेंडर की ओर दौड़ते हुए सोचा। शिफॉन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी क्योंकि वह पीछे नहीं छूटना चाहती थी। जब विलियम दोनों लड़ाकों से केवल 10 मीटर दूर था, तभी 2 शक्तिशाली शख्सियतें उसके बाईं और दाईं ओर से उस पर आ गिरीं। युद्ध के मैदान में धातुओं के आपस में टकराने की आवाज गूंज उठी
जब विलियम ने अपने पास मौजूद सोने की धातु की छड़ का उपयोग करके अपनी ओर लक्षित 2 तलवारों को रोक दिया। मुझे पता था, विलियम ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए रुई जिंगू बैंग को घुमाकर हमलावरों को दूर धकेल दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक 5 और उच्च रैंकर प्रकट हुए और उन 7 ने विलियम और शिफॉन पर बेरहमी से हमला कर दिया। विलियम पर हमला करने वाले उच्च अधिकारियों में से एक ने पूछा, बायरन कहाँ है? क्या वह मर गया है? विलियम ने उच्च पदस्थ अधिकारी की बात अनसुनी कर दी क्योंकि फिलहाल उसके पास जवाब देने का समय नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये 7 संत कहाँ से आए हैं, लेकिन उन सभी ने ज़ेंडर और ज़ेवियर के बीच चल रहे द्वंद्व को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान विलियम पर केंद्रित कर दिया था और ऐसा लग रहा था मानो वे उसे जिंदा पकड़ने पर तुले हुए हों। सभी शत्रुओं का नाश करो, विलियम ने अपने हाथ में मौजूद सुनहरी धातु की छड़ को आगे बढ़ाते हुए घोषणा की। रुई जिंगू बैंग। सभी 7 उच्च पदस्थ अधिकारियों के पास विलियम द्वारा किए गए शक्तिशाली हमले से बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विलियम ने भौहें चढ़ाई क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी उसकी मूल धारणा से कहीं अधिक मजबूत थे। बेबीलोन के टावर के उच्च पदस्थ संत टावर के बाहर के संतों से भिन्न थे। उन्होंने शासक परिवारों से संसाधन प्राप्त करके ये पद प्राप्त किया था, जिससे उनकी साधना की गति में काफी वृद्धि हुई थी। इसी कारण वे टावर के बाहर के अपने समकक्षों की तुलना में तेजी से उच्च पद प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, उनके पास शक्तिशाली हथियार और कलाकृतियां भी थीं जिन्हें टोकन के माध्यम से बदला जा सकता था। इन हथियारों की श्रेणी अद्वितीय और पौराणिक है, जिससे उन्हें विलियम के शक्तिशाली हमले का सामना करने में मदद मिली। नोट: हथियारों की रैंकिंग बढ़ते क्रम में इस प्रकार है: दुर्लभ, अद्वितीय, पौराणिक, मिथकीय, दिव्य। क्या आप सभी अग्नि समुदाय से हैं? विलियम ने पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अग्नि परिवार के अधीन इतने सारे संत थे। अगर वह बायरन को भी शामिल कर ले, जिसे उसने बेबीलोन की तीसरी मंजिल पर मारा था, तो अग्नि परिवार के संरक्षण में 8 संत हो जाते थे। उनके पास मध्य महाद्वीप के किसी एक राज्य के बराबर सैन्य शक्ति थी, जिसने विलियम को प्रत्येक शासक परिवार की युद्ध शक्ति के बारे में अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें मौका मिलते ही आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, लड़के, एक अन्य उच्च अधिकारी ने टिप्पणी की। शिखर के शासक परिवारों में से किसी एक के अधीन काम करने से बहुत लाभ मिलते हैं। अग्नि कुलपति द्वारा तुम्हें दिए गए सुलह के प्रस्ताव को ठुकराकर तुमने मूर्खता की। विलियम ने गुस्से से नाक सिकोड़ी क्योंकि वह कभी भी ऐसे कबीले के सामने सिर नहीं झुका सकता था जो लोगों को गुलाम बनाकर उनका इस्तेमाल अपनी दौलत बढ़ाने के लिए करता था। यही कारण था कि उसने अपने बड़े भाई के बजाय ज़ेवियर का साथ चुना, क्योंकि वह पाटिंग्स के मैदान में गुलामी की प्रथा के खिलाफ था। विलियम जब सन वुकोन की विशेष क्षमताओं को उजागर करने ही वाला था, तभी उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। उस अर्धएल्फ ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि शिफॉन को उन 2 संतों ने पकड़ रखा था जिनसे वह पहले लड़ चुका था। कमीने, उसे छोड़ दो, विलियम ने दांत पीसते हुए कहा। उसे यकीन नहीं था कि संत लोग इतनी नीच हरकत करेंगे कि अपने से नीचे दर्जे की लड़की पर हमला करेंगे। बड़े भाई, बस उन्हें पीट दो, शिफॉन चिल्लाए। मेरी चिंता मत करो। शिफॉन को पकड़े हुए उच्च अधिकारियों में से एक ने जोर से घुराघुराया और उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह दर्द से चीख उठेगी, लेकिन शिफॉन ने सिर्फ अपने होंठ दबाए। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें रोक लिया। राक्षसी महाद्वीप में उसने इससे भी अधिक क्रूर यातनाएं झेली थीं, इसलिए वह दर्द सहने की आदी थी। शिफॉन ने अपने शरीर में दर्द की अनुभूति को नियंत्रित करने और उसे भूख में परिवर्तित करने की कला सीख ली थी। उसकी आंखों में आंसू आने का कारण शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि भावनात्मक पीड़ा थी। उसे इस बात का गहरा दुख था कि उसने अपने बड़े भाई को दुश्मनों की मांगों के आगे झुकाने के लिए खुद को बंधक बनने दिया। उसे जाने दो, वरना, विलियम ने कहा। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और उसके दबाव से युद्ध क्षेत्र में संत से नीचे के किसी भी योद्धा की सांस फूलने लगी। नहीं तो क्या, शिफॉन को पकड़े हुए एक उच्च अधिकारी ने व्यंग्य किया। विलियम द्वारा उन्हें धमकाने के प्रयास का मजाक उड़ाते हुए उसने शिफॉन की दूसरी भुजा को भी तोड़ दिया, जिससे छोटी बच्ची की दोनों भुजाएं एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गईं। विलियम ने अपना हथियार उठाया और ज़ेंडर की ओर वार किया, जो ज़ेवियर से दूर हट गया था। रुई जिंगू बैंग की लंबाई और आकार तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह 200 मीटर से अधिक लंबा और 50 मीटर मोटा नहीं हो गया। बंदर राजा का पौराणिक हथियार जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का बादल उठ गया। एग्नेस परिवार के उच्चाधिकारियों ने विलियम के व्यर्थ प्रयास पर उपहास किया। दोनों भाई पृथ्वी के रक्षक द्वारा संरक्षित थे। उनके अलावा किसी और के द्वारा उन्हें मारना असंभव था।
जब धूल छंट गई तो विलियम ने सोने की छड़ी उठाई और उस आदमी की ओर देखा जिसे उसने कुछ देर पहले कुचल दिया था। जेंडर के कपड़े खून से सने हुए थे और उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था। फिर भी वह अपने पहने हुए ताबीज की बदौलत जीवित था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? विलियम ने जेवियर से पूछा, जो अपने बड़े भाई को हैरानी से देख रहा था। उसे मार डालो। शुरुआत में विलियम का अपने हीरोइक अवतार का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि इसका कूलडाउन समय बहुत लंबा था। हालांकि संतों के खिलाफ लड़ाई के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये क्षमता केवल 1 घंटे तक ही काम करती थी, इसलिए हर सेकंड कीमती था। वह चुपचाप बैठकर शिफॉन को उन 2 संतों द्वारा और अधिक नुकसान पहुंचाए जाने नहीं दे सकता था, जिन्होंने इस समय उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल किया हुआ था। जेवियर होश में आया और अपने बड़े भाई पर झपटा। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। अपने व्यापारिक साझेदार को मरते हुए देखकर एग्नेस परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों ने तुरंत जेवियर को अपने बड़े भाई की हत्या करने से रोकने के लिए कदम उठाया, जिसे उनके कबीले का मुखिया पर्दे के पीछे से गुप्त रूप से समर्थन दे रहा था। विलियम ने गुस्से में नाक सिकोड़ी और उन परेशान करने वाले उच्च अधिकारियों को मक्खियों की तरह भगा दिया, जिससे वे दोनों भाइयों के पास आने से रुक गए। रुको! शिफॉन को पकड़े हुए उच्च अधिकारी चिल्लाया। अगर जेंडर मारा गया तो हम इस लड़की को भी मार डालेंगे। इससे पहले कि विलियम अपना जवाब दे पाता, 2 उच्च अधिकारियों द्वारा बंधक बनाई गई गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपना सिर उठा लिया। मरने वाले तुम दोनों हो, शिफॉन ने ठंडी आवाज में कहा। एक पल बाद एक ऐसा दृश्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, यहां तक कि विलियम ने भी नहीं। गुलाबी बालों वाली लड़की का शरीर इतना बढ़ गया कि उसकी लंबाई 5 मीटर से भी अधिक हो गई। फिर शिफॉन ने एक तावटी की तरह अपना मुंह खोला और उन दोनों आदमियों को निगल लिया जिन्होंने कुछ देर पहले उसे बंधक बनाया था। युद्ध क्षेत्र में एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी जब उस विशालकाय स्त्री ने प्रतिशोध की भावना से दोनों संतों को अपने मुंह में चबा डाला। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था, लेकिन शिफॉन को इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा लगा मानो समय पूरी तरह से थम गया हो, और जैसे ही उसने अग्नि समुदाय के 2 उच्च पदस्थ सदस्यों को खाना समाप्त किया, वह फिर से चलने लगा। शिफॉन दहाड़ी और उसकी दहाड़ से सबके दिल कांप उठे। वह उन्माद की अवस्था में आ गई थी और उसके हाथों में मौजूद डिवोरस गॉन्टलेट्स चमकदार लाल रंग से चमक रहे थे। स्पष्टतः 2 संतों को खाना उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने आसपास खाने के लिए बहुत सारे मनुष्य देखकर शिफॉन ने अपना शरीर झुकाया और निकटतम पुरुष की ओर झपटी, जो जल्द ही उसका तीसरा शिकार बनने वाला था। अध्याय 588 कुछ भी स्थायी नहीं है, दुनिया का अंत भी नहीं। शिफॉन के विशालकाय रूप में बदलने से कुछ मिनट पहले। बड़े भाई, बस उन्हें पीट दो, शिफॉन चिल्लाए। मेरी चिंता मत करो। उसे पकड़े हुए उच्च अधिकारियों ने घुराघुराते हुए उसकी दाहिनी बांह को तोड़ दिया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने जोर से रोने से बचने के लिए अपने होंठ काट लिए। उसने तुरंत अपने दर्द के एहसास को अपनी चेतना से अलग कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अतीत में किया था जब उसके पिता, भाई और बहनों ने उसे राक्षसी महाद्वीप में पीटा था। क्यों? क्या हमेशा ऐसा ही होना चाहिए? शिफॉन मन ही मन रोई जब उच्च अधिकारी ने उसका दाहिना हाथ उखाड़ दिया। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन विलियम पर आई मुसीबत के कारण उसका दिल दुख रहा था। अपनी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाए जाने पर वह बेहद असहाय महसूस कर रही थी। उसे जाने दो वरना, विलियम ने कहा। शिफॉन ने देखा कि हाफ एल्फ, जिसे वह अपना बड़ा भाई कहती थी, ने एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न की जिससे उसके चारों ओर एक झटका लगा। उसने विलियम को शायद ही कभी गुस्सा होते देखा था, लेकिन जब भी वह गुस्सा होता था तो हमेशा उन लोगों के बारे में होता था जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते थे। नहीं तो क्या? शिफॉन को पकड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारी ने व्यंग्य करते हुए उसकी बाईं बांह को झटका दिया। शिफॉन के होंठ कांप रहे थे क्योंकि उसे पता था कि विलियम गुस्से से फट पड़ने वाला है। वह विलियम से कहने ही वाली थी कि वह उसकी चिंता किए बिना सीधे दुश्मनों पर हमला कर दे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचार व्यक्त कर पाती, उसने खुद को एक खंडहर जैसी धूसर दुनिया में खड़ा पाया। बच्चे, आखिरकार हम फिर से मिल रहे हैं। उसके पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो जानी पहचानी भी थी और अपरिचित भी। शिफॉन ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उसे चांदी और सोने से सजे चमकदार हल्के कवच में एक महिला दिखाई दी। घूंघट ओढ़े होने के कारण वह महिला का चेहरा नहीं देख पा रही थी। हालांकि शिफॉन को किसी तरह यह एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ी महिला बेहद खूबसूरत थी। तुम कौन हो? शिफॉन ने पूछा। मैं कहाँ हूँ? वह महिला शिफॉन के करीब आती गई, जब तक कि वे एक दूसरे से केवल 1 मीटर की दूरी पर नहीं रह गए।
मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महिला ने उत्तर दिया। मैं यहाँ आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपकी क्या इच्छा है। काश, हाँ, एक इच्छा, ये कुछ भी हो सकती है। मुझे कई जन्म पहले यह इच्छा पूरी करनी थी, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला अब तक। घूंघट ओढ़े महिला ने शिफॉन की ओर देखा और अपने चेहरे के एक तरफ हाथ फेरा। बताओ, इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? महिला ने पूछा। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उससे पूरा कर दूंगी। मैं चाहती हूँ। शिफॉन ने अपना सिर उठाया और महिला के कपड़े पकड़ लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर यह महिला उसकी इच्छा पूरी कर सकती थी तो वह उसकी बात मान लेगी। मैं हमेशा बिग ब्रदर के साथ रहना चाहती हूँ, शिफॉन ने विनती की। मैं बिग ब्रदर के साथ बने रहने की शक्ति पाना चाहती हूँ। महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। हालांकि ये शक्ति जो कभी तुम्हारी थी बहुत अस्थिर है। मैं तुम्हें इसे केवल एक बार इस्तेमाल करने की अनुमति दूंगी और उसके बाद इसे सील कर दूंगी। चिंता मत करो, जब तुम अपने दिल की भावनाओं को समझ जाओगे तब तुम भविष्य में इसका फिर से उपयोग कर पाओगे। आखिरकार तुम्हें इस शक्ति की आवश्यकता उस व्यक्ति का सामना करने के लिए होगी जो एक बार फिर विलियम के दिल में बसी हर प्यारी चीज को नष्ट कर देगा। इससे पहले कि शिफॉन उस महिला से पूछ पाती कि उसका क्या मतलब है, उसके चेहरे के एक तरफ सहला रहा उसका हाथ चमक उठा। उस क्षण शिफॉन ने खुद को एक अराजक युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाया, जहां दानव, जानवर और मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि उनके चारों ओर की दुनिया बिखर रही थी। आकाश टुकड़ों में टूटकर गिर पड़ा और धरती उनके पैरों तले धंस गई। उस युद्ध क्षेत्र के केंद्र में जलती हुई तलवार लिए एक दैत्य क्रोध से दहाड़ रहा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, एक ऐसा आदमी जिसे शिफॉन अच्छी तरह जानती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस आदमी के कान नुकीले नहीं थे और उसके बाल लाल नहीं, बल्कि सफेद थे। उनकी झड़प के दौरान वह आदमी दूर जा गिरा, क्योंकि वह दैत्य उसके सामने टिक नहीं पाया। आदमी के उठने से पहले ही दैत्य ने उसे जान से मारने के इरादे से उस पर वार किया। शिफॉन खुद को दौड़ते हुए और उस आदमी का नाम चिल्लाते हुए पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस दानव को अपने सामने खड़े उस आदमी को मारने नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान था। जैसे ही तलवार उस आदमी पर वार करने वाली थी, एक वाल्किरी प्रकट हुई और अंधेरे में चमकते हुए चांदी के भाले से उसे रोक दिया। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और दृढ़ निश्चय से भरी उसकी निडर आंखों ने कुछ सेकंड के लिए उस दैत्य के हमले को रोके रखा, इससे पहले कि वह एक गुड़िया की तरह दूर जा गिरी। दैत्य ने एक बार फिर प्रहार करने की मुद्रा धारण की, लेकिन इस बार शिफॉन उसके सामने पहुंच चुकी थी। उसने अपने नंगे हाथों से उस जलती हुई तलवार को पकड़ लिया जो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मारने ही वाली थी। उसके हाथ आग की तरह जलने लगे, लेकिन उसने तलवार को कभी नहीं छोड़ा, इस डर से कि अगर उसने तलवार छोड़ दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद आग की लपटें उसकी बाहों और पूरे शरीर में फैल गईं। दर्द बहुत था और वह डरी हुई भी थी, लेकिन उसे खोने का डर उसके सारे डरों पर हावी हो गया। कुछ भी स्थायी नहीं है, उस महिला ने शिफॉन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। दुनिया का अंत भी नहीं। योजक चिन्ह। रुको, शिफॉन को पकड़े हुए उच्च अधिकारी चिल्लाया। अगर जेंडर मारा गया तो हम इस लड़की को भी मार डालेंगे। शिफॉन को उस आदमी की बातें सुनकर हंसी आ गई। वो उसे मार डालेगा? भला एक तुच्छ इंसान उसे कैसे मार सकता है? और तो और, एक तुच्छ इंसान उसे बंधक बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गुलाबी बालों वाली लड़की को यह सब बहुत हास्यास्पद लगा। दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखने वाली धधकती लपटों की तुलना में इस आदमी की धमकी उसके दोनों जन्मों में सुनी गई सबसे बड़ी हंसी थी। शिफॉन ने अपना सिर उठाया। वह इस बकवास से तंग आ चुकी थी। अब इस नाटक को खत्म करने का समय आ गया था। मरने वाले तुम दोनों हो, शिफॉन ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। शिफॉन ने अपने भीतर छिपी सुप्त शक्ति को जगाया। उसकी उखड़ी हुई भुजाएं अपने आप सीधी हो गईं और उसका शरीर आकार में बढ़ गया। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और उन दो तुच्छ मनुष्यों को निगल लिया जिन्होंने उसे बंधक बनाने का साहस किया था। अब उन्हें ये जानने का समय आ गया था कि उन्होंने एक गलती की है, एक गंभीर और भयानक गलती। कवच पहने होने के बावजूद शिफॉन ने आसानी से अपने दांतों से उनके शरीर को कुचल दिया। कचरे से यही उम्मीद थी, शिफॉन ने सोचा। इनका स्वाद कचरे जैसा है। शिफॉन ने दोनों पुरुषों को निगल लिया और अपनी निगाहें अपने सबसे नजदीक मौजूद व्यक्ति पर टिका दी। काफी नहीं, शिफॉन का शरीर उसकी इच्छा के अनुसार हिलने लगा। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। शिफॉन हंसते हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ी। उसे बहुत भूख लगी थी।
ऐसा लग रहा था मानो उसने हजारों सालों से कुछ खाया ही न हो। सौभाग्य से उसके आसपास काफी लोग थे। वह अपने लक्ष्य पर नजर डालने से पहले उन्हें खा लेगी। उस वीरान जगह पर मौजूद सभी लोगों में से शिफॉन को बिना किसी संदेह के पता था कि उनमें से सबसे आकर्षक कौन था। वह लाल बालों वाला किशोर जो अपनी आंखों में सच्ची चिंता लिए उसकी ओर देख रहा था। अध्याय 589, मुझे तुम्हें खाने दो। मैं वादा करता हूं कि इससे दर्द नहीं होगा। मराक्षस विशालकाय, उसे मार डालो। इससे पहले कि वह हमें मार डाले, उसे मार डालो। जेंडर की सेना ने अपना हमला शिफॉन पर केंद्रित किया, जिसने अभी अभी अपने तीसरे शिकार को खा लिया था। स्वाभाविक रूप से विलियम ने किसी को भी उस पर हमला करने की अनुमति नहीं दी, और जो भी उसके रास्ते में आया उसे उसने जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वे सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। हाफ एल्फ नहीं चाहता था कि शिफॉन इंसानों को खाए, क्योंकि उसे डर था कि होश में आने पर उसे स्थायी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर उस विशालकाय स्त्री को विलियम के इरादों के बारे में कुछ पता नहीं था, और न ही उसे इसकी परवाह थी। वास्तव में वह इस बात से चिढ़ रही थी कि जिसे वह अंत में खाने की योजना बना रही थी, वही उसके रास्ते में आ रहा था। कई बार उन छोटे छोटे मनुष्यों को पकड़ने की कोशिश करने के बाद वह विशालकाय स्त्री उस अर्थपरी से चिढ़ गई जो बार बार उसका भोजन उससे दूर भगा रहा था। शिफॉन ने रुई जिंगू बैंग को पकड़ा और उससे साथ ही उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए लाल बालों वाले किशोर को भी दूर फेंक दिया। उस उपद्रवी से निपटने के बाद शिफॉन ने अपने आसपास का जायजा लिया और जमीन पर एक घायल व्यक्ति को पड़ा हुआ पाया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जेंडर था, जो विलियम के पहले के हमले का शिकार हुआ था। विशालकाय स्त्री खिलखिलाते हुए हंसी और बेरुखी से अपने पैरों के पास पड़े आदमी को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। गुलाबी बालों वाली विशालकाय स्त्री ने जेंडर को आलू के चिप्स की तरह खा लिया, जिससे चटकने की आवाजें सुनाई दी। अपने शिकार को खाने के बाद वह एक बार फिर खाने के लिए नए शिकार की तलाश में जुट गई। उसकी नज़र उन 5 उच्च रैंकरों पर पड़ी जिन्होंने पहले विलियम पर हमला किया था। शिफॉन को ये पसंद नहीं था कि कोई और उसका शिकार विलियम छीन ले, इसलिए उसने उन 5 उच्च रैंकरों पर हमला करने का फैसला किया जो एक साथ समूह बनाकर बैठे थे। डरो मत, एक उच्च अधिकारी चिल्लाया। उसके रूप रंग से धोखा मत खाओ। वह सिर्फ बड़ी है, इतनी ताकतवर नहीं। अगर हम सब मिलकर लड़ें तो उसे मार सकते हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी की बात सच थी। हालांकि शिफॉन अपने विशाल रूप में थी, लेकिन वह उतनी शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि गुलाबी बालों वाली उस विशालकाय महिला के लाल दस्ताने सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। वीरता सक्रिय हो जाती है, जिससे शिफॉन के आंकड़े 50% तक बढ़ जाते हैं यदि वह अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति से लड़ रही हो। फिलहाल शिफॉन का रैंक मिलेनियल बीस्ट मध्यम था। मानव रैंकिंग में वह ब्लैक रैंक फाइटर होती। ये रैंक सेंट से सिर्फ एक स्तर नीचे था, लेकिन हीरोइज्म पैसिव स्किल की बदौलत शिफॉन अब स्यूडो सेंट बन चुकी थी। लेकिन चूंकि उसकी भक्षण करने की क्षमता भी इसमें जुड़ गई थी, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता प्रारंभिक अवस्था में एक असंख्य राक्षस के समान थी। असंख्य जीव हमेशा संतों से अधिक शक्तिशाली होते थे। यही जीवों और मनुष्यों के बीच का अंतर था। युवा स्वामी, चलिए। जेवियर की रक्षा कर रहे उच्च पदस्थ अधिकारियों में से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उस विशालकाय स्त्री से दूर खींच लिया जो अभी भी अपने उन्मादी अवस्था में थी। जेवियर ने विरोध नहीं किया और खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने दिया। मन ही मन वह शिफॉन का आभारी था। जेंडर अब भी उसका भाई था। उसे अपने हाथों से मारना उसके लिए एक कड़वा अनुभव होता। सौभाग्यवश अब उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शिफॉन पहले ही उसके बड़े भाई को खा चुकी थी। इसके साथ ही पार्टिंग्स के मैदान पर शासन करने वाले ट्रिस्टन कबीले के बीच का झगड़ा भी समाप्त हो गया। ट्रिस्टन परिवार के सदस्य भी युद्ध के मैदान से पीछे हट गए और एग्नेस परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। शिफॉन, रुको। विलियम युद्ध के मैदान में फिर से प्रकट हुआ और शिफॉन का रास्ता रोकने के लिए रुई जिंगू बैंक का इस्तेमाल किया। हालांकि वह उन उच्च रैंकरों से नफरत करता था जिन्हें उनका पीछा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन होश में आने के बाद शिफॉन की मानसिक स्थिति को लेकर वह ज्यादा चिंतित था। विशालकाय स्त्री उस अर्ध हेल्फ पर क्रोधित होकर दहाड़ी, जिसने एक बार फिर उसे उन तुच्छ योद्धाओं को खाने से रोक दिया था जिन पर उसकी नजर थी। अंत में दोनों आपस में भिड़ गए, जिसमें विलियम ने रक्षात्मक भूमिका निभाते हुए शिफॉन को दूर रखा। जब एग्नेस परिवार के उच्चाधिकारियों ने यह देखा तो उनके मन में एक बुरी योजना आए, और वही ये थी कि विलियम पर तब हमला किया जाए जब वह शिफॉन से निपटने में व्यस्त हो। इस तरह आधा एल्फ घायल हो जाएगा और फिर वही विशालकाय स्त्री का अगला शिकार बनेगा, क्योंकि वह मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकती।
जब विलियम शिफॉन से लड़ रहा था, तभी पांचों संतों ने अपने हथियार सक्रिय कर लिए और विलियम पर चारों ओर से हमला कर दिया। उन्होंने जानबूझकर ऐसा समय चुना जब शिफॉन और विलियम आपस में भिड़ रहे थे, ताकि हाफ एल्फ उनके समन्वित हमले को रोक न सके। जब शिफॉन ने ये दृश्य देखा तो उसने अपना हमला रोक दिया और अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। पांचों उच्च रैनकर उसके खुले मुंह के अंदर खींचे चले गए। जैसे ही वे विशालकाय स्त्री के मुंह के करीब पहुंचे, भय और अनिच्छा से भरी चीखें उनके होठों से निकली। शिफॉन से लड़ते समय विलियम को धोखा देने के अपने फैसले पर उन सभी को पछतावा हो रहा था। अगर उन्होंने भागने का फैसला किया होता और उस विशालकाय स्त्री के शांत होने का इंतजार किया होता, तो दोनों किशोरों को पकड़ने की संभावना अधिक होती। उनकी आंखों में पश्चाताप की झलक दिखाई दी, इससे पहले कि उनकी दृष्टि दांतों की एक पंक्ति से ढक गई। जब संतों को विलियम के सामने खाया जा रहा था, तो विलियम ने अपने दांत पीस लिए। उसने शिफॉन को उन्हें खाने से रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जीने के लायक नहीं थे। साथ ही शिफॉन की खाने की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। जैसे ही शिफॉन ने अपना मुंह चौड़ा खोला, वो तुरंत डर के मारे खुद को उससे दूर कर लिया, कहीं वह भी निगल न लिया जाए। विलियम ने सही फैसला लिया था। अगर वह सिर्फ 2 सेकंड भी देर करता, तो शायद वह भी शिफॉन के मुंह में समा जाता और अग्नि परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों के साथ उसे भी खा लिया जाता। उन बदमाश उच्च रैनकरों को खाने के बाद शिफॉन की लाल आंखें विलियम पर टिक गईं। उसके होठों के कोनों से लार टपक रही थी जब उसने उस मुख्य व्यंजन को देखा जिसे उसने अंत के लिए बचाकर रखा था। आओ, शिफॉन ने ऐसे इशारा किया जैसे वह किसी बच्चे को फुसला रही हो। मुझे तुम्हें खाने दो, मैं वादा करती हूं कि इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। जब विलियम ने विशालकाय स्त्री की उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश सुनी, तो उसके होठों के कोने फड़क उठे। आधे एल्फ को इसमें कोई संदेह नहीं था कि जिस क्षण वह शिफॉन की निगलने की सीमा में आएगा, उसका अंत हो जाएगा। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसने एक बादल को बुलाया और आकाश की ओर उड़ गया, जिससे राक्षसी जमीन पर उसे पुकारती रह गई। विलियम बचपन से ही काले जादू के प्रभाव में था, इसलिए वह जानता था कि शिफॉन की यह हिंसक अवस्था ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। उसने उसके सामान्य होने तक इंतजार करने का फैसला किया। उसे बस यही उम्मीद थी कि जब समय आएगा, तो जिस गुलाबी बालों वाली लड़की की उसने देखभाल की थी, वह उन घटनाओं से आघातग्रस्त नहीं होगी जो उसके उन्माद की स्थिति में घटी थी। अध्याय 590। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से नष्ट कर दूंगा। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। यह आकाश से उतरा और धरती को एक शाश्वत ज्वाला में नहला दिया। असगार्ड के नागरिक और बचे हुए एसिर अपने वतन से भागकर इथावल चले गए, क्योंकि यही एकमात्र स्थान था जो विनाश की ज्वालाओं से प्रभावित नहीं होगा। उन्हें भागने का मौका देने के लिए असगार्ड की सेना के अधिकांश भाग ने जोतुन्हेम के दिग्गजों को उनके सहयोगियों के साथ असगार्ड के मैदानों में रोके रखा, जो अब नरक के समान हो गया था। ओडिन, थोर, लोकी, हेमडल और कई अन्य देवता पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। अब केवल मृत्यु और विनाश ही शेष था। इस अफरा तफरी के बीच कई प्राणी अभी भी लड़ रहे थे। उनमें से एक विशालकाय शिफॉन थी, जो सभी विशालकाय प्राणियों में सबसे छोटी थी। उसे उसकी जाति ने गद्दार करार दिया था, फिर भी उसने युद्ध में उनका सामना करते हुए जरा भी संकोच नहीं किया। अपने नंगे हाथों से विनाश की लपटों को रोकते हुए, जो अब जलने लगे थे, शिफॉन ने उस ईश्वर से प्रार्थना की जो उसकी प्रार्थना सुन सकता था। कीमत चाहे जो भी हो, मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करूंगी, शिफॉन ने पूरे दिल से प्रार्थना की। मैं बस एक मौका मांग रही हूं, एक मौका। जैसे जैसे आग की लपटें उसके शरीर को जलाती गईं, उसने एक कोमल फिर भी आश्वस्त करने वाली फुसफुसाहट सुनी जिसमें आशा छिपी थी। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। दया से भरी एक आवाज उसके कानों तक पहुंची। चाहे कितनी भी जन्म मृत्यु लग जाए, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, उस आवाज ने उसे आश्वासन दिया। इसलिए जाओ, उस अहंकारी देवता को मनुष्यों की शक्ति दिखाओ। शिफॉन मुस्कुराए। हालांकि उसके हाथ, बाहें और बाकी शरीर जलने लगे थे, लेकिन उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने उस विशालकाय जलते हुए ब्लेड को एक तरफ फेंक दिया जो उसके प्रिय को मारने के लिए बनाया गया था। उसने जमीन पर पैर पटका और निर्भीक होकर विनाश के देवता की ओर छलांग लगा दी। इस अंधेरी और अराजक रात में भय अपने पूरे खौफ के साथ मुझे जकड़ लेता है। अब जब मेरा अंत बिल्कुल निकट है, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से नष्ट कर दूंगा। शून्य को चकनाचूर कर दो। शिफॉन दहाड़ी, रक्तपंख प्रलय, धधकते युद्ध क्षेत्र में दर्द की एक चीख गूंज उठी। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक विनाश के देवता को पहली बार चोट लगी थी, और यह आखिरी बार नहीं होगा जब उन्हें उन मनुष्यों के हाथों पीड़ा सहनी पड़ेगी जिन्हें वह तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। योजक चिन्ह।
शिफॉन की आंखें खुली और उसने खुद को एक सुरक्षात्मक आलिंगन में पाया। उसने अपना सिर उठाया और विलियम को आंखें बंद किए हुए देखा। आधा एल्फ थका हुआ लग रहा था, मानो उसने अभी अभी कोई कठिन लड़ाई लड़ी हो। गुलाबी बालों वाली लड़की ने फिर अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित किया। वह विलियम के आलिंगन को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसे गर्म और आरामदायक महसूस करा रहा था, इसलिए उसने चारों ओर देखने के लिए बस अपना सिर घुमाया। उनके चारों ओर कई गड्ढे दिखाई दे रहे थे जो दसियों मीटर चौड़े थे। एक नज़र में ही शिफॉन समझ गई कि लड़ाई कितनी भीषण थी। उसने युद्ध के दौरान हुई घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसकी याददाश्त उस हिस्से पर आकर रुक गई जब उसे पकड़े हुए दो उच्च रैंकरों ने उसकी दोनों भुजाओं को अपनी जगह से हटा दिया था। जैसे ही विलियम को यह आभास हुआ कि उसकी बाहों में मौजूद बच्ची पहले से ही जाग चुकी है, उसने अपनी आंखें खोली और उस छोटी बच्ची को घूर कर देखा जो गहरी सोच में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ घंटे पहले वह शिफॉन की उन्मादी अवस्था के शांत होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसकी उम्मीदों के विपरीत वह विशालकाय स्त्री अभी भी बहुत चुस्त दुरुस्त थी और विलियम को नीचे जमीन पर आने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वह उसे खा सके। उस समय वीर अवतार के पास केवल 10 मिनट बचे थे। विलियम जानता था कि अगर वह आखिरी मिनट तक इंतजार करता रहा तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि शिफॉन के होश में आने से पहले ही वह उसके पेट में पहुंच जाएगा। बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए विलियम ने शिफॉन के हिंसक आवेश को शांत करने के लिए उससे लड़ने का प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से उसने उस पर हमला केवल इसलिए किया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह अपने लाइफ में जॉब क्लास का उपयोग करके उसे ठीक कर सकता है। दोनों के बीच कई वार हुए और अंत में मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। विलियम रुअई जिंगू बैंक की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर वह सावधान नहीं रहा तो गलती से शिफॉन की जान जा सकती थी। सौभाग्य से आखिरी क्षण में शिफॉन का उन्माद शांत हो गया और वह अपने सामान्य आकार में लौट आए। विलियम ने लड़की को कसकर गले लगाया और उसे अपने सीने से लगाकर आराम करने के लिए बैठ गया। वह नहीं चाहता था कि जेंडर के अधीनस्थ इस मौके का फायदा उठाकर उस पर बदला लें, जबकि वह इस समय बेहोश थी। विलियम की चेतावनी के कारण उनमें से किसी ने भी हमला नहीं किया और पीछे हटने का फैसला किया। केवल जेवियर और उसका समूह ही बचा रहा, लेकिन वे भी शिफॉन के अप्रत्याशित परिवर्तन से भयभीत हो गए थे। इसी वजह से विलियम ने उनसे कहा कि उन्हें उत्तराधिकार समारोह शुरू करने के लिए ट्रिस्टन परिवार के निवास स्थान पर वापस जाना चाहिए। जेवियर ने विलियम की बात मान ली और अपने सभी अधीनस्थों को साथ ले गया। हालांकि जाने से पहले उसने विलियम के लिए एक विदाई संदेश छोड़ा जिसमें उसे कुछ दिनों के लिए अपने मुख्य निवास में रुककर आराम करने का निमंत्रण दिया गया था। विलियम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1-2 दिन में उन्हें ढूंढने का वादा किया। ये लड़ाई काफी भयंकर थी और वह टावर की अन्य मंजिलों को तुरंत चुनौती नहीं देना चाहता था। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? विलियम ने पूछा। क्या तुम्हें भूख लगी है? शिफॉन ने अपने शरीर में हो रहे दर्द को फिर से महसूस करने से पहले अपना सिर एक तरफ झुकाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके होठों से दर्द भरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि जिस दर्द से वह बेखबर थी वह उसे फिर से सताने लगा। चिंता मत करो, विलियम ने मुस्कुराते हुए शिफॉन के सिर पर हाथ रखा। जल्दी ठीक हो जाओ। जब भी विलियम अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे ठीक करता था तो उसका दर्द धीरे धीरे कम होता जाता था, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता था। धन्यवाद बड़े भाई, शिफॉन ने धीरे से कहा। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनकर अच्छा लगा, विलियम ने जवाब दिया। उसी समय उसके हाथ में एक लाल लॉलीपॉप प्रकट हुई। विलियम ने ध्यान केंद्रित किया और लाल लॉलीपॉप के प्रभावों को तब तक इकट्ठा करता रहा जब तक कि वह अपनी सीमा तक नहीं पहुंच गई। उसके बाद उसने लापरवाही से उसे अपने मुंह में रख लिया ताकि उसके घाव भर सके। किसी कारणवश विलियम जीवन जादूगर की शक्ति से खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या ये भी धरती के रक्षक द्वारा उस पर लगाई गई कोई और पाबंदी थी ताकि उसकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकें। कुछ ही देर में विलियम के शरीर पर पड़े चोट के निशान पूरी तरह गायब हो गए। शिफॉन ने विलियम के मुंह में रखी लॉलीपॉप को देखा और उसे निगल लिया। शिफॉन की यह हरकत विलियम की नज़रों से नहीं बच पाए और उसने झटपट एक चॉकलेट लॉलीपॉप बनाई जिसे उसने बिना किसी औपचारिकता के खोला और शिफॉन के मुंह में रख दिया। स्पष्ट रूप से उसे डर था कि गुलाबी बालों वाली लड़की को फिर से वही बीमारी हो जाएगी और वह एक बार फिर से एक ऐसी विशालकाय महिला में बदल जाएगी जिसे इंसानों को खाना बहुत पसंद था। शिफॉन ने विलियम की छाती पर सिर टिकाकर खुशी खुशी लॉलीपॉप खाए। हालांकि उसे भूख नहीं लग रही थी, फिर भी चॉकलेट का स्वादिष्ट स्वाद उसका पसंदीदा बन गया था।
कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद शिफॉन ने पूछा, बड़े भाई क्या हुआ? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? विलियम ने पलटकर पूछा। नहीं, शिफॉन ने सिर हिलाया। मुझे बस इतना याद है कि 2 उच्च रैंकरों ने पीछे से मुझ पर छुपकर हमला किया था। उन्होंने मुझे बंधक बनाकर आपको अपनी मांगें मनवाने की कोशिश की। मुझे बस इतना ही याद है। सब कुछ धुंधले अंधेरे में डूबा हुआ सा लग रहा था और मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बता पाएंगे कि लड़ाई में क्या हुआ। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि शिफॉन को वे बातें याद आए जो उसने अपने विशालकाय रूप में की थीं। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, विलियम ने जवाब दिया। फिर उसने घटी हुई हर बात का ब्यौरा देना शुरू कर दिया, सिवाय इस तथ्य के कि जेंडर और उसके साथियों को मारने वाली वह खुद थी। शिफॉन ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उन्हें अपनी यादों में संजो लिया। विलियम की कहानी का अंत इस बारे में था कि जेवियर पूरी स्थिति को पलटने में सक्षम रहा और विजयी हुआ। विलियम ने शिफॉन के विशालकाय बनकर लोगों को खाने के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने जेवियर की इस बात के लिए प्रशंसा की कि वह अपने बड़े भाई से लड़ने और उसे निर्णायक झटका देने में सक्षम था, जिससे वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े का अंत हुआ। शिफॉन ने सहमति में सिर हिलाया। उसे विलियम की बातों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अकेले ही उच्च अधिकारियों से लड़ने और उन्हें बुरी तरह हराने की उसकी बेतुकी कहानी पर कोई सवाल नहीं उठाया। विलियम की कहानी खत्म होने के बाद शिफॉन ने कहा, आप कमाल के हैं, बड़े भाई। काश मैं वहां आपकी मदद करने के लिए मौजूद होती। विलियम मुस्कुराया। हालांकि अगर कोई ध्यान देता तो उसे पता चलता कि विलियम की हंसी खुशी से नहीं, बल्कि घबराहट से थी। स्पष्ट रूप से हाफ एल्फ अभी भी शिफॉन के रूपांतरण से सदमे में था और नींद में उसके द्वारा खाए जाने का उसका डर काफी बढ़ गया था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।